का एक सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। हम लोगों में से बहुत सारे लोग अपनी सारी जिंदगी इस चाहत को पूरा करने में लगा देते हैं। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास घर है लेकिन होम लोन नहीं है। ज़्यादातर लोग अपने जीवन के 20-25 साल उस लोन को उतारने में लगा देते हैं और तब कहीं जाकर अपना घर होता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कि रियल एस्टेट को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इसलिए करते हैं कि उससे अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुलश्रेष्ठ एक बार फिर से हमारे चैनल रसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल में हम जीवन के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि अलग अलग तरह की जानकारियां काफ़ी सरल शब्दों में आप तक पहुंचा सकें। यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। दोस्तों, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के फायदे और नुकसान की बात की थी और समझा था कि इसमें क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जब आपने ये निर्णय ले ही लिया है कि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये जो प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं वो आप खुद के रहने के लिए ले रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं। यदि आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो आप ऐसे लोकेशन के बारे में सोच सकते हैं जो अपकमिंग एरिया है, जहां पर आज ज्यादा विकास नहीं है लेकिन आने वाले समय में काफी डेवलपमेंट की संभावना है। ऐसी जगह पर आपको कंपैरेटिवली रेट कम मिल जाते हैं और आप कम लागत में अच्छी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जो आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न्स देगी। लेकिन यदि प्रॉपर्टी आप खुद रहने के लिए देख रहे हैं, तब आप ऐसी लोकेशन नहीं चुन सकते, क्योंकि जब आपको रहना है तो सारी सुविधाएं अभी से ही उपलब्ध होना जरूरी है। बहुत से लोग बजट कम होने के कारण गैर विकसित लोकेशन पर घर ले लेते हैं, लेकिन उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप काफी सोच समझकर ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जिसमें कि जल्दी और ज्यादा एप्रिसिएशन मिलने की संभावना हो। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी और अच्छा ये होगा कि आप अपने इलाके के किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट की मदद लें, क्योंकि उनको उस इलाके की सभी प्रॉपर्टी के बारे में अच्छी जानकारी होती है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है लोकेशन, क्योंकि लोकेशन ही प्रॉपर्टी की वैल्यू डिसाइड करती है और एप्रिसिएशन या रीसेल वैल्यू भी उसी पर निर्भर होती है। प्रॉपर्टी फाइनल करते समय लोकेशन के अलावा जिन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए वो बातें आज डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने में बहुत बड़ा अमाउंट खर्च होता है और बहुत सारे लोग तो अपने जीवन भर की कमाई इसमें खर्च कर देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ध्यान रखें कि हम जहां पैसे लगा रहे हैं वहां हमारे पैसे सुरक्षित तो हैं। इसलिए जिस प्रोजेक्ट या प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेना बहुत जरूरी है। हम लोगों में से बहुत सारे लोग ज्यादातर किसी बिल्डर की रेपुटेशन देखकर फैसला ले लेते हैं और किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं करते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। आजकल तो रेरा आ जाने के बाद हर प्रोजेक्ट की डिटेल्स ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। आप उस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर लें और रेरा की वेबसाइट पर जाकर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने चाहिए उनके बारे में हम एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। टाइटल डीड, प्रॉपर्टी खरीदते समय सबसे महत्वपूर्ण पेपर जो आपको चेक करना है वो है प्रॉपर्टी की टाइटल डीड। जिस जमीन पर प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट बन रहा है या बना हुआ है उसका टाइटल किसके नाम है, यानी कि जमीन पर अधिकार किसका है। जो कोई भी आपको प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उसको ये प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर करने का अधिकार है या नहीं, और इसकी जांच के लिए आपको जरूर ही एक वकील की मदद लेनी चाहिए और उनसे प्रॉपर्टी की सर्च रिपोर्ट लेनी चाहिए, जिससे कि आपको न सिर्फ ये पता चल जाएगा
कि प्रॉपर्टी का हक किसके पास है, बल्कि आप ये भी जान पाएंगे कि जमीन पर या प्रोजेक्ट पर किसी तरह का कोई विवाद तो नहीं है। एनओसी और अप्रूवल्स, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बिल्डर को अलग अलग विभागों से बहुत सारी परमिशंस, अप्रूवल्स और एनओसी लेना होते हैं, जैसे कि सीवेज डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, फायर, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट आदि। साथ ही ये भी चेक करना जरूरी है कि जिस जमीन पर प्रोजेक्ट है उस जमीन को नॉन एग्रीकल्चर यूज की परमिशन है या नहीं। प्रोजेक्ट का कमेंसमेंट सर्टिफिकेट भी जरूर चेक करें, और यदि प्रोजेक्ट रेडी पोजीशन है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी जरूर देखें। बिना इन दो दस्तावेज के प्रोजेक्ट को लीगल नहीं माना जा सकता है। एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, आप या कोई भी ये कभी नहीं चाहेगा कि आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जिसमें किसी तरह का कोई लिटिगेशन या कानूनी मसला या और कोई पैसे की देनदारी बाकी हो और आप उसे लेकर खुद किसी न किसी अड़चन में आ जाएं। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप बेचने वाले से इस सर्टिफिकेट की मांग करें। यह सर्टिफिकेट सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से, जहां पर के प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, उस ऑफिस से मिल जाता है। और इसमें पिछले 12 वर्षों में इस प्रॉपर्टी पर जो भी कोई ट्रांजैक्शन हुए हैं उसकी डिटेल्स उपलब्ध होती है। इसकी जांच करने से आपको पता चल जाएगा कि इसमें किसी तरह की कोई अड़चन तो नहीं है। लेआउट प्लान्स, ये भी जरूर देखें कि प्रोजेक्ट और प्रॉपर्टी का लेआउट प्लान कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव है या नहीं है, क्योंकि यदि अप्रूव नहीं है तो आप बाद में अड़चन में आ सकते हैं। परचेज एग्रीमेंट या सेल एग्रीमेंट, और सबसे आखिर में सेल या परचेज एग्रीमेंट जो आप विक्रेता के साथ बना रहे हैं, उसमें ध्यान से देखें कि जो कुछ भी आपके बीच में तय हुआ है वो सब उस एग्रीमेंट में मेंशन किया गया है या नहीं किया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है और बिल्डर के साथ या बेचने वाले के साथ किसी भी तरह का विवाद होने पर सिर्फ ये डॉक्यूमेंट ही आपके काम आएगा। इसीलिए ये एग्रीमेंट साइन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है और मुझे उम्मीद है कि यदि आप ये सावधानियां बरतेंगे तो कभी मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। और यदि आपको लगता है कि आप ये सारी सावधानियां खुद रखने में असमर्थ हैं तो मेरा सुझाव है कि किसी वकील की मदद जरूर लें। वकील की फीस आपके संभावित नुकसान की तुलना में नगण्य होती है, इसलिए इसमें कंजूसी कभी भी ना करें। यदि आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। थोड़ा डूबा हूं मगर मैं फिर तैर आऊंगा, जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।